हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। अब बात ये आ रहा है कि मैं ऐसे एमसीक्यूज क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। लेकिन मेरा मोटिव इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का पेपर सिर्फ नहीं है। मेरा बेसिक मोटिव है यहाँ पे कि आप इस पेपर के बाद कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर देंगे, यानी कि अभी कॉलेज के लिए अपीयर होंगे आप। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देगा, कोई किसी और कॉलेज का एंट्रेंस देगा, कोई प्राइवेट कॉलेज का देगा। बट अगर आप इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं और भी लाऊंगा मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इवन दैट ये ऐसा बेस्ड क्वेश्चन है कि मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। अगर आप सोच सकते हो, अगर यूजीसी नेट जेआरएफ में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्जिंग अ डिफरेंशियल प्राइस, डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अ सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड। यानी अगर मैं सेम प्राइस डिफरेंट डिफरेंट सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करूं तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, यानी इस पूरे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है कि अगर एक ही प्रोडक्ट के लिए दो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डज इट मीन, और इसको क्या कॉल्ड करते हैं। तो जो मेरे से पढ़े हुए हैं 11th 12th उनको याद होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके उनको पढ़ाया था। प्राइस डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एमसीक्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से। कह रहा है कि सेम प्रोडक्ट के लिए दो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है। कौन से मार्केट की बात की जा रही है यहाँ पे? बिल्कुल सही, ये हो रही है मोनोपोली मार्केट की बात। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे फर्म आर प्राइस मेकर होता है एंड फुल कंट्रोल ओवर मार्केट होता है उसका। यानी उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लाइक मैं बात करूं रेलवे का, तो रेलवे का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो रेलवे ऐसा कर सकता है कि वो डिफरेंट सेम सीट के लिए, सेम रिजर्वेशन के लिए दो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह का प्राइस चार्ज करे। लाइक एज आपने देखा होगा कि आप अगर कोई टिकट बुक करते हो, अगर आप टिकट्स बुक करते हो तो आपको जो प्राइस लगता है और जो 60 से एवब हैं उनको लगता है, और जो फिजिकल डिजेबल हैं उनको लगता है। सबका प्राइस अलग अलग होता है। तो क्या हो रहा है, क्या सीट में कोई कमी है, कोई छोटा कोई बड़ा है? ऐसा कुछ नहीं है। सेम रिजर्वेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी सेम प्रोडक्ट का वो डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है। तो ये कहाँ मोनोपोली मार्केट में पॉसिबल है, और इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं क्या? इस पूरे टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है दैट चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट पीपल फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको पूछा जाता, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, अगर इसमें पूछा जाता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो वो भी एक चीज है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी एक टॉपिक है, अच्छी चीज है। अगर वो भी पूछा जा सकता है, मैंने उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है। अब जैसे कि मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया है, वैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको बताना है। आप कमेंट में बताना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विथ। मतलब कि वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो जिनको मैंने 12th पढ़ाया था, वैसे तो वीसीएस सर्कल ज़्यादा है नहीं 12th में, लेकिन क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है तो एग्जामिनर ऐसा उम्मीद करता है आपसे कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज्ड कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल वर्क करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी वर्क करते हैं। ठीक है। तो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो एसोसिएट किए थे वो थे गुरनाल मृडल साहब। गुरनाल मृडल साहब ने अपने बुक में, जिस बुक का नाम था एशियन ड्रामा
पूरा बुक का नाम था एशियन ड्रामा एंड इन्फिनेटिव इनटू द इंक्वायरी, सॉरी, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। पूरा बुक का नाम अगर आपको लिखना है तो लिख लो, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। ये बुक गुरनाल मिडल साहब ने लिखा था, एशियन ड्रामा बुक था। बुक का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, ये इन्होंने लिखा था 1968 में। जी, 1968 में गुरनाल मिडल साहब ने अपने बुक में वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी को डिस्क्राइब किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में से एक है। गुरनाल मिडल साहब का बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमिक्स में। वो 10 साल इस पॉवर्टी के ऊपर पढ़ाई किए हैं एशिया में, तब जाके उन्होंने ये बुक लिखा था। तो हमें जानना है कि वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बेसिकली देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझना है, ठीक है। हमारे पास कितने क्वेश्चन बन गए इससे। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को किसने एसोसिएट किया है, गुरनाल मिडल साहब ने। कब किया था, 1968 में। उनके बुक का नाम क्या था, उनके बुक का नाम था एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। आइए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एंड इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी। मतलब कह क्या रहा है, अगर हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया तो क्या बचेगा। सी, ये गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होता है। डेफिसिट पहले वर्ड का मतलब समझिए, इन सब में डेफिसिट वर्ड यूज हुआ है, सारे ही ऑप्शन में डेफिसिट डेफिसिट वर्ड यूज हुआ है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता है शॉर्टेज, यानी जब गवर्नमेंट अपने इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देती है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली आप टिक कर दोगे, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है। अगर हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटाया है तो बचेगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब फिर से एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बच सकता है, हो सकता है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो आपको अब इसमें देखिए जो जो यूजफुल चीजें हैं पॉइंट्स में से, वो सारी चीज आपको उसमें से निकाल लेना है। अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये होता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं प्राइमरी डेफिसिट का, तो मैंने बता दिया प्राइमरी डेफिसिट का क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। कैपिटल डेफिसिट ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है, इसी के लिए ये हमारा यूजफुल पॉइंट नहीं था। अब बात करते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फिर से इसका भी फॉर्मूला हो सकता है आपको ये पूछ दिया जाए। बजटरी डेफिसिट का क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार के सारे खर्चे माइनस रिसिप्ट, यानी मानते हैं सरकार ने 200 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, और रिसिप्ट में कमाया है सिर्फ 100 रुपए, तो ये क्या है, 100 रुपए जो है ये क्या है, शॉर्टेज है, और इसी को हम डेफिसिट भी कहते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सबको पता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अब बात कहा गया है कि इसको जो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, जे बीकेन और किंडल और हर्बलर, एक और ऑप्शन होना चाहिए इसका, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में हो, ये रहा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है, यानी हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं मानता हूँ 1000 रुपये में काम कर रहा था, ठीक है। अब मेरे को एक नया ऑफर आया 800 रुपी, मतलब 800 रुपीज़ आया, और साथ में
मतलब कि मानते हैं हमारा वर्किंग आवर्स और बाकी चीज़ें ठीक हो जाती, क्योंकि काम करने के लिए सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती है, आपका मैटर करता है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए कितना सफ़र कर रहे हो। यानी हो सकता है मेरे अपने कंफर्ट लेवल को पाने के लिए या फिर मैं अपने वर्क प्रोफाइल को पाने के लिए जो सफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे 200 रुपये का, यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी को कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज के थ्रू डॉक्ट्रिन में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एक मिनट ध्यान से बात सुनिएगा। इसको बेसिकली किया था इसको डेविड रिकार्डो साहब ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में डेविड रिकार्डो साहब नहीं है, हमने चारों ऑप्शन पढ़ा और चारों ऑप्शन में से किसी में भी डेविड रिकार्डो साहब नहीं है। अब जब डेविड रिकार्डो साहब नहीं है तो उनके बाद इसको इंट्रोड्यूस वापस से चेंजेस करके किसने किया था? हैबलर ने। हैबलर ने इंट्रोड्यूस किया था इसको दोबारा से, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में डेविड रिकार्डो साहब भी अगर होते हैं, अगर वो भी होते हैं तो आप उनको टिक करोगे, ठीक है? वरना दूसरे जो हमारे पास इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक थीसिस को लिखने में और एक किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरी को देने में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का हाथ होता है। तो मैटर करता है जो भी उसमें टॉप में है इकोनॉमिस्ट, उन सब का नाम आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा, देखिए रटना नहीं है कोई भी चीज़, क्वेश्चंस को आप 1-2 बार देखोगे आपको खुद समझ में आने लगेगा और मैं कोशिश करूँगा ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहें, ताकि मेरे बगैर भी आप कभी-कभी इसको प्रैक्टिस करते रहना अपने फ़ोन में। ठीक है? तो आइए मूव करते हैं हम। अ, अच्छा एक मिनट, हैबलर साहब का पूरा नाम गॉटफ्रिड हैबलर था। ये इसीलिए अभी बता दिया क्योंकि हो सकता है ऐसे पूरा नाम दे। तो उनका पूरा नाम गॉटफ्रिड हैबलर करके था। तो ईज़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले से तैयारी कर लिया जाए ताकि आपका दिमाग चकराए ना एग्जामिनेशन हॉल में। अब बात करते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज प्रोपोनेंटेड बाय। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसने दिया था? प्रोपोनेंटेड इज आल्सो किसने दिया था, ठीक है? तो जब लेबर थ्योरी क्या है, लेबर थ्योरी बहुत पहले का थ्योरी दिया हुआ है और इकोनॉमिक्स का बेस्ट थ्योरी में से एक है ये भी। तो इसको हमारे क्लासिक इकोनॉमिस्ट ने दिया था। अब आपको पता होगा हमारे क्लासिक इकोनॉमिस्ट कौन है। बेसिकली यहाँ देखिए क्या है, हमें ऐसे आंसर दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ हमें टिक नहीं करना है, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है? जहाँ की क्या है, ए बी आंसर हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी डी, चारों इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। तो क्लासिक इकोनॉमिस्ट हमारे पास दो हैं, क्योंकि लेबर थ्योरी देखिए इसमें कोई लॉजिकल वे नहीं है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, ये कुछ ऐसे वेज हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि लेबर थ्योरी अब एडम स्मिथ ने या डेविड रिकार्डो साहब ने दिया था, तो इन्होंने क्यों दिया था, क्या रीजन था, ऐसा कुछ लॉजिक वे नहीं होता, इनका नाम है, इन्होंने दिया था, तो आपको ऐसे ही चीजों को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है? आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनको पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए हमें फिर से क्या है, आंसर किस वे में दिया हुआ है, ए बी ए सी सी, और एक और ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी नीचे दिया हुआ है एक ऑप्शन ए बी और डी। तो पहले समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये वो इंडेक्स है जो बेसिकली क्या होता है कि इंसान की कितनी ज़्यादा इस देश में डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंडेक्स उसी चीज़ को शो करता है। अब मैटर ये करता है कि इस इंडेक्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए पहला पढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, हाँ, ये चीज़ होता है, चलो इसका सही है ये पॉइंट। रियल जीडीपी पर कैपिटा होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ना, ये नहीं आता है। एडल्ट लिटरेसी रेट, ये भी नहीं, बेसिकली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं आता है। पहले समझते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, UNESCO, यूनेस्को। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन
of education comma scientific and culture organization. क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन कॉमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ये जो एनरोलमेंट रेशियो है ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ये ही जारी करता है ये डाटा। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है एनरोलमेंट रेशियो का मतलब? एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि टोटल एनरोलमेंट विद इन अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी देश में कितने प्रतिशत लोग एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन को अचीव करते हैं। सी, लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट रेशियो में डिफरेंस है। लिटरेसी रेट मतलब होता है इफ अ पर्सन आर एबल टू रीड एंड राइट अ लैंग्वेज, यानी कि कोई भी पर्सन एक लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना जानता है तो वो लिटरेट पर्सन कहलाता है। ठीक है। बट एनरोलमेंट का है कि नहीं, वो किसी लेवल तक पढ़े हुए होने चाहिए, यानी कि द टोटल एनरोलमेंट विद इन अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारा एचडीआई में नहीं आता है। लाइक पीएचडी कितने प्रतिशत लोग हैं इंडिया में, ये एनरोलमेंट में एक लेवल को डिफाइन करता है, तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर वो चीज को लेता है जो बेस जरूरी है एक किसी भी लोगों के लिए। लाइक जरूरी नहीं है कि हर कोई पीएचडी हो, हर एक पर्सन लिटरेट होना चाहिए ताकि उसको कोई बेवकूफ ना बना सके। तो ये मैटर करता है कि पढ़े लिखे होने चाहिए, कितने साल वो जी रहे हैं, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, क्या है? रियल जीडीपी कंबाइंड, यहाँ भी एनरोलमेंट आ गया, इसको हटा दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट, ये देखिए ये चारों चीज हैं जो हमारे में आता है। ठीक है, एक बारी डी को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है। जीडीपी पर कैपिटा इन्फेंट नहीं, इसमें देखिए तीन चीज है, एक चीज मिसिंग है, यानी कि क्या चीज मिसिंग है हमारे पास? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिसिंग है, और ये इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली चार चीज हैं जो हमारे पास आते हैं किसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से जितने तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, इवन ऑप्शन से कोई क्वेश्चन निकल सकते हैं या कोई कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, आइए ठीक है, बात करते हैं। अब हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विथ। ओके, यानी कहता है कि हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया गया था, उस थ्योरी का नाम क्या है? अब ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं सुने होंगे, लेकिन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो रैपिडली पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले बताता हूँ आपको ये क्या है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल जो पब्लिक होते हैं उनके सारे एक्सपेंडिचर जो कैसे कैसे एक्सपेंड किया जाए ताकि वो इंक्रीजिंग रिटर्न दें और ज़्यादा वेलफेयर रहे, इसके बेसिस इसी के ऊपर ये पूरा थ्योरी है। ये बेसिकली दिया गया था, इसका नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था? वार्नर लॉ। ठीक है, इसका क्या नाम रखा गया था? वार्नर लॉ। वार्नर लॉ, इसका मतलब क्या होता है? वार्नर लॉ, द लॉ टू इंक्रीज स्टेट स्पेंडिंग। ठीक है, ये लॉ जो है इकोनॉमिस्ट के नाम से है, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जो कि जर्मनी के थे, उनका नाम था पूरा, उनके नाम पे ही डाला गया है, उनका नाम था एडोल्फ वार्नर। ठीक है, एडोल्फ वार्नर उनका पूरा नाम था, इसी के ऊपर ये पूरा लॉ और थ्योरी रखा गया है। तो अब आपको ऑप्शन का अंदाजा लग गया होगा कौन है हमारे पास? एडोल्फ वार्नर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विथ एडोल्फ वार्नर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द Bettron-Wood system, the long-term development associated is provided. Long-term development associated was provided by, क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी,
सॉरी, मैं किसी और चीज़ में उसको स्क्रॉल करने में बिजी था। हाँ, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अंडर द बेट्रॉन वुड सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एसोसिएटेड असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड बाय। लॉन्ग टर्म असिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? बेट्रॉन वुड सिस्टम। बेट्रॉन वुड आपको पता होगा, बेट्रॉन वुड ट्विंस, बेट्रॉन वुड सिस्टम, ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी। तो थोड़ा सा शायद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या है ये। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, बेट्रॉन वुड जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या था? मॉनेटरी मैनेजमेंट था। यानी कि बेट्रॉन वुड सिस्टम जो है वो मॉनेटरी मैनेजमेंट किया गया था। मॉनेटरी मैनेजमेंट यानी कि जिसमें टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश के हित में डेवलपमेंट के लिए बोर्ड्स बनाए गए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बोर्ड्स बनाए गए थे, फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज को ठीक करने के लिए समिट्स किए गए थे। ये किया गया था कब? 1944 में। ठीक है, 1944 में। तो इसमें बेसिकली जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था वो था, मैं आपको बताता हूँ, IBRD एंड RDA। अब मैटर ये करता है, इनका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। होपफुली IMF का आप सबको पता होगा। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप लिख सकते हो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IDA का भी क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, दोनों ही ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों ही पार्ट है IMF का। ठीक है, दोनों ही IMF का पार्ट है। इनको डेवलपमेंट बेसिस के लिए, असिस्टेंस के लिए इसको बनाया गया था ताकि देश में डेवलपमेंट, हर एक कंट्री में डेवलपमेंट मेंटेन करें। तो ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो हर एक कंट्री में डेवलपमेंट प्रोसेस करता है। ठीक है, आपने अगर न्यूज़ ढंग से देखते हो तो इसका नाम अभी से सुना होगा, एक साल 1.5 साल पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में थे कुछ टाइम, क्योंकि इंडिया में पैसे दिए गए थे इसके तहत। खैर उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 1944 में ये सिस्टम बनाया गया था। बेसिकली बेट्रॉन वुड सिस्टम का मतलब था टू इस्टेब्लिश द फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए और बी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। जी, हमारा ऑप्शन क्या, फर्स्ट सही हो गया। अब आ जाते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है? अरेंज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स इन विच दीज आइटम अपीयर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स के नेम दिए हुए हैं। कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशंस, करंट अकाउंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट को आपको क्या करना है, अरेंज करना है इस वे में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने फिर भी कम लिए हैं बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अरेंज करना है इस तरह से कि ये सारे एक अरेंजिंग वे में आ जाए, क्योंकि ये सारे जो भी अकाउंट हैं ये मैनेज किए जाते हैं एक वे में। तो कौन सा अकाउंट पहले आता है? अगर मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो उनको ध्यान होगा शायद कि मैंने बहुत स्पेसिफिक में बताया था। क्या पढ़ा था हमने पहले? पहले आता है करेंट अकाउंट। ठीक है, फिर आता है कैपिटल अकाउंट, फिर आता है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, फिर आता है एरर एंड ओमिशन। करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें करंट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको याद होगा करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स प्लस सर्विसेज। कैपिटल में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, जो हमारे देश से दूसरे देश से आता है या हम किसी और के देश में करते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, ये कोई ये आरबीआई मेंटेन करता है। ये बेसिकली जो सेटलमेंट, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बीओटी और बीओपी यानी कि करंट और कैपिटल में, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए इसको आरबीआई यूज करता है। और ये बेसिकली होता है एरर और ओमिशन को ठीक करने के लिए। यानी कि ये बहुत कम यूज होता है। अगर किसी तरह का एरर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, एरर एंड ओमिशन अकाउंट का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले क्या था हमारे पास, करंट अकाउंट फर्स्ट, दूसरा कैपिटल, थर्ड ये, फोर्थ ये।
क्या सीक्वेंस बन गया? CADB, CADB, ये तो रहा बी। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी मतलब पहले समझिए क्या होता है। इस टर्म को समझना जरूरी है कि ये टर्म क्या है, ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों है। ठीक है, आई होप कि आपने ये सारे इन्वेस्टमेंट सुने होंगे, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन क्या है। देखिए क्या होता है स्टेबलाइजेशन, पहले इसको समझते हैं। क्या होता है स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको एक फ्लैट इनकम देता है, यानी कि इससे फ्लैट इनकम आने वाला है आपका, यानी कि स्टेबलाइज्ड है। यानी कि अगर मैंने कहीं पे मानते हैं मैंने म्यूचुअल फंड में खर्चा किया, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे। क्या है, किसी महीने मुझे 1000 का रिटर्न मिल रहा है, किसी महीने 500 का, किसी महीने 200 का। तो ये क्या है, इम्बैलेंस है, स्टेबलाइज नहीं है। तो गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी कई ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां से एक एक बैलेंस्ड इनकम, बैलेंस्ड वे में रिटर्न आता है। ठीक है, ये बेसिकली किया जाता है सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा टू मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एट मिनिमल प्राइस। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस में हेल्दी लेवल ऑफ ग्रोथ को पाने के लिए ये एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं होता है, यानी कि ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कि आपको क्या होता है, रिटर्न्स आते हैं एक स्टेबलाइज्ड वे में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हमारा क्या है, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्लक्चुएट करता है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। आप बहुत अच्छे से, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक। पब्लिक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ओके अब याद आ रहा है ऑटोनोमस क्या होता है, एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का आपको डेफिनेशन शायद याद होगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट made by government or central authority which is independent of economic consideration। ऐसा ही कुछ डेफिनेशन पढ़ाया था। क्या होता है, ये वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यानी इकोनॉमिक में कोई भी चेंजेस सरकार क्या करती है, कभी कभी फॉरेन फर्म्स पे खर्च कर देती है, फॉरेन के जो फर्म्स हैं उस पर खर्च करती है। क्यों, क्योंकि उनको एक इफेक्टिव रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधी क्या हो गया, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पॉइंट सही हो जाएगा, यानी ये एक सही पॉइंट है। होप आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन। मैंने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा मैं टॉपिक्स को कवर कर सकूं किया है। बाकी आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको 2-3 बार पढ़ो।